Assalamu alaikum students, I'm Samra Abdul and it's BSCS 4th semester and BSIT 2nd semester class, and the subject is linear algebra, and today's topic is orthogonality. Right, लास्ट जो आपका लेक्चर था वो इनर प्रोडक्ट स्पेस वहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, नया टॉपिक था वेक्टर स्पेस के बाद। और उस लेक्चर में मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा ही आपको पढ़ाया जाए ताकि आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्योंकि एक नया टॉपिक था, तो मैंने कोशिश की कि आपको समझ आ जाए, लेकिन आपको ख़ुद भी अब कोशिश करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो है वो अच्छी तरह से समझ आए और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो भी अच्छी तरह से समझ सकें। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या था, वेक्टर स्पेस मैपिंग थी, एक मैपिंग। और मैपिंग किसके दरमियान में थी? फ्रॉम वी क्रॉस वी से एफ तक एक मैपिंग, जिसको हम इसमें इस तरह से डिनोट किया जाता था। यहाँ पर भी कुछ लिख देना है और यहाँ पर भी कुछ लिख देना है। ये वी क्रॉस वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। एफ जो है वो आर भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी और रियल नंबर्स भी। और वी क्रॉस वी से एफ तक एक मैपिंग डिफ़ाइन हुई है, और अगर वो मैपिंग जो है 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस। और वो 3 कंडीशंस क्या थी? वो 3 कंडीशंस थी कि inner product space of u and u is greater than and equal to 0, and it is equal to 0 if and only if u is equal to 0. दूसरी कंडीशन में क्या था? जी, दूसरी कंडीशन में क्या था कि v1 v2 की इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ v2 v1, यानी कोमोटेटिव है। और थर्ड प्रॉपर्टी भी आपको याद थी, तो आप याद होगी नहीं तो आप याद कर लें उसको। तो उसमें कोई भी मैपिंग अगर आपको गिवन है तो आपने ये चेक करने के लिए कि क्या वो मैपिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं, उन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। चेक करना होता है कि क्या वो मैपिंग उन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, आपकी वर्किंग वहीं पे स्टॉप हो जाती है, आप आगे फर्दर नहीं जाते और आप कहते हैं कि इट्स नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, राइट। और उसमें एक स्पेशल इनर प्रोडक्ट स्पेस की लास्ट क्वेश्चन में बात की थी मैंने, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि आपने मैपिंग का रूल, मैपिंग एक फंक्शन है, एक रूल गिवन होगा, अगर वो रूल आपको गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस, स्पेलिंग इसके हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये आईपी का मतलब इनर प्रोडक्ट। अब यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, मतलब u आपके पास है u1, u2 और u3। तो u और u की इनर प्रोडक्ट स्पेस इट इज़ इक्वल टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर, राइट। ये है इनर यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसी तरह अगर 2 वेक्टर्स आपके पास आ जाते हैं u और v, तो इनकी प्रोडक्ट स्पेस u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3। मतलब आपने कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, टुपल्स कह लें, कोऑर्डिनेट्स कह लें,
पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बात हो रही थी R3 की। R2 है तो पहला और दूसरा, इस तरह से आपने पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका सम कर देना है। इसी तरह अगर हम Rn की बात करते हैं, Rn इज़ ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, तो अगर हम Rn की बात करते हैं तो ये सो ऑन n तक चला जाएगा। तो ये अगर आपको कोई मैपिंग गिवन नहीं है, आपसे कहा जाता है फाइंड द नॉर्म ऑफ, तो नॉर्म क्या है? जी, तो नॉर्म क्या है? अगर हम u का नॉर्म लेना चाहते हैं, एक तो उसको पढ़ना, ये नॉर्म ऑफ u डिनोट इससे करना है, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ u यानी u और u की इनर प्रोडक्ट स्पेस का स्क्वायर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर। जैसा पहले क्वेश्चन में आपको, जो लास्ट लेक्चर था उसका पहला क्वेश्चन जिसमें नॉर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था और कोई आपको रूल और मैपिंग गिवन नहीं थी, तो आपने इस मेथड से निकाली, यानी आपने एज्यूम किया कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसे इस तरह से फाइंड आउट क्या करेंगे। लेकिन अगर मैपिंग कोई गिवन है, उस तरह का भी एक क्वेश्चन दिया था और अलग अलग जो है वो नॉर्म के आंसर्स आए थे, तो डिफरेंट इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए एक ही वेक्टर की का डिफरेंट नॉर्म होगा, तो फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने ये बस ध्यान रखते हैं कि अगर नहीं गिवन तो ये है, अदरवाइज़ जो भी मैपिंग गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि क्या वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है, या जो भी आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो, राइट। आज का जो आपका टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जी, ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट कैसे होता है। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड यू वी बिलोंग्स टू वी बाय द Cauchy-Schwarz inequality. We have u v is less than and equal to u norm and v norm. Cauchy-Schwarz inequality भी वो जो इनक्वालिटीज़ के बारे में भी पढ़ा था, उसकी एक इनक्वालिटी है कि यू वी की इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है उसका मॉडुलस इज़ लेस देन एंड इक्वल टू यू मॉडुलस नॉर्म ऑफ यू एंड नॉर्म ऑफ वी। यहाँ पे नॉर्म ही है, ये जो पहला भी मॉडुलस है भी नॉर्म है। सो दैट यू वी इनर प्रोडक्ट स्पेस का मॉडुलस ओवर यू नॉर्म ऑफ यू multiplied by norm of v is less than and equal to 1. The real number theta defined by cos theta is equal to, ये formula, theta is lies between 0 to pi, is called the angle between u and v. मतलब cos theta is equal to inner product space of uv over norm of u norm of v। जो आपका आंसर आएगा ये कोस थीटा के इक्वल होगा, और इसकी हेल्प से आप जो है थीटा निकालेंगे, विच इज़ द एंगल which is called the angle between u and v. The vectors u and v are said to be orthogonal if and only if theta is equal to 90 degree, right? अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का, इट मीन्स दे आर ऑर्थोगनल टू ईच अदर। ऑर्थोगनल मतलब परपेंडिकुलर। और थीटा को फाइंड आउट कैसे करना है? थीटा को आपने फाइंड आउट करना है कोस थीटा इज़ इक्वल टू यू वी इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ यू वी, यू नॉर्म वी नॉर्म। अब इसमें आप चाहे थीटा इज़ इक्वल टू कोस इनवर्स ये कर लें, या आप कोस थीटा, आपको पता है कोस 90 डिग्री ज़ीरो होता है। अगर इसका आंसर जो है यू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी ओवर यू नॉर्म वी नॉर्म इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, सो यू एंड वी आर ऑर्थोगनल if and only if inner product space of uv is equal to
ज़ीरो। और ये कब होगा? इफ़ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ यू वी क्या होगी? ज़ीरो। If u is orthogonal to v, then we write u is perpendicular to v और u is orthogonal to v, इसको दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं. And read u is orthogonal to v. Right, the relation is clearly symmetric for uv, inner product space of uv is equal to 0 if and only if inner product space of vu is equal to 0. if and only if का साइन होता है मतलब जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसकी डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा था कि यू वी की इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ इक्वल टू वी यू की इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है. और अगर ये दोनों ज़ीरो के इक्वल होंगी तो द रिलेशन इज़ thus if u is orthogonal to v then v is orthogonal to u. ठीक है. इनर प्रोडक्ट स्पेस में सिमेट्री होती है ना. यू वी इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ यू वी इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ वी यू. ये आपको डेफिनेशन जब मैंने करवाई थी तो उसमें बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसकी फील्ड तो वो कॉन्जुगेट लेते हैं. अगर रियल नंबर है तो फिर कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रियल नंबर में कॉन्जुगेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. तो ये द रिलेशन इज़ क्लियरली सिमेट्रिक फॉर दस इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू v देन v इज़ ऑर्थोगोनल टू u. और ये कब ऑर्थोगोनल होंगे? अगर उनकी इनर प्रोडक्ट स्पेस का आंसर आए ज़ीरो. द वेक्टर ज़ीरो इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी v बिलोंग्स टू v. For 0v is equal to 0v, v is equal to 0. राइट. मतलब कोई भी जो वेक्टर है अगर हम उसका ज़ीरो से उसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस ले, ज़ीरो वेक्टर से प्रोडक्ट लेते हैं इनर प्रोडक्ट, तो आंसर जो है वो ज़ीरो ही आएगा. तो ऑब्वियसली वो जो है ऑर्थोगोनल होंगे. तो कन्वर्सली इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी v बिलोंग्स टू v देन u v की इनर प्रोडक्ट स्पेस यू वी की इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी. एंड इन पर्टिकुलर यू की इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. दैट इज़ नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर जो है इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो दैट नॉर्म ऑफ यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दस यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो. राइट. तो यहाँ से हमें पता चला कि कोस थीटा इज़ इक्वल टू दिस. और अगर ये इसका आंसर आ जाए ज़ीरो, इट मीन्स u इज़ परपेंडिकुलर टू v, u इज़ ऑर्थोगोनल टू v. राइट. और अगर u और u की इनर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है, इट मीन्स u इज़ ऑर्थोगोनल टू u. और ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है इफ़ u इज़ इक्वल टू ज़ीरो. और एक और चीज़ जो इसमें रह गई वो ये है कि एवरी ज़ीरो वेक्टर इज़ ऑर्थोगोनल टू जो ज़ीरो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल होगा हर वेक्टर के. और अगर एक वेक्टर कि अपने ही साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ जाती है, इट मीन्स वो खुद ही ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है. तो ये चीज़ें थी जो इस स्लाइड में थी. राइट. एंगल की डेफिनेशन, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में बताया गया कि कैसे पता चलता है कि वो वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल है या नहीं. और ज़ीरो वेक्टर जो है वो हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल होता है. और अगर कोई वेक्टर कि अपने ही साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ जाती है तो इट मीन्स वो वेक्टर ही ज़ीरो होगा. जी. फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ 1 1 2 एंड 0 1 3 इन R3. पहले तो इस क्वेश्चन में आप ये देखें यूनिट वेक्टर क्या है. यूनिट वेक्टर भी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था. यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? जिसका नॉर्म 1 हो.
या हम किसी भी वेक्टर को नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्म ऑफ द वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जिसका नॉर्म 1 के इक्वल हो, आपने ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज़ ऑर्थोगनल टू बोथ 1 1 2 के भी ऑर्थोगनल हो और 0 1 3 के भी ऑर्थोगनल हो। इससे पहले ना ये वाली एग्जांपल्स करते हैं। Let x is equal to 1 minus 1 2 and y is equal to minus 1 1 1 belongs to R3, then xy's inner product is equal to -1 plus 2 is equal to 0। Now clearly यहाँ पर कोई मैपिंग गिवन नहीं है, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट जब हमने लेनी है तो हमने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट को कंसिडर करना है। और यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास कि इस 1 ने -1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर -1 ने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है और फिर 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो क्लियरली अगर ये 0 के इक्वल है तो इट मीन्स x इज़ परपेंडिकुलर टू y। सिमिलरली x इज़ इक्वल टू 1 minus 1 y is equal to -1 2 2 -1 belongs to R4 R orthogonal, राइट। ये एक और एग्जांपल दी गई है कि ऑर्थोगनल है। तो ऑर्थोगनल चेक करने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट उनकी इनर प्रोडक्ट लेनी है और वो अगर 0 आ जाती है इट मीन्स दे आर ऑर्थोगनल। और इनर प्रोडक्ट के लिए भी अगर मैपिंग गिवन नहीं है तो आपने यूक्लिडियन मैपिंग आपने कंसिडर करनी है। इफ़ u इज़ orthogonal to v then every scalar multiple of u is also orthogonal to v। If u is orthogonal to v then every scalar multiple of u is also orthogonal to v। ये रिजल्ट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं कि अगर u ऑर्थोगनल है तो उसका स्केलर मल्टीपल भी जो है वो v के ऑर्थोगनल ही होगा। और ये कैसे, ये नीचे शो किया गया है। इफ़ यू वी की जो इनर प्रोडक्ट है इट इज़ इक्वल टू 0 देन के यू और v की जो प्रोडक्ट होगी इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू के यू वी। inner product is equal to k into 0 is equal to 0, therefore ku is also orthogonal to v। अब आ जाते हैं अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ। और पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑर्थोगनल टू बोथ। दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों के ऑर्थोगनल वेक्टर फाइंड आउट करना है और वो यूनिट वेक्टर भी हो। लेट एक्स वाई जी बिलोंग्स टू R3 बी आ वेक्टर ऑर्थोगनल टू द गिवन वेक्टर्स, राइट। अगर ऐसा है एक्स वाई जी वेक्टर जो है वो ऑर्थोगनल है दोनों के, तो उसकी इनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आएगी। सो एक्स वाई जी और 1 1 2 की इनर प्रोडक्ट भी 0 आ गई, एक्स वाई जी और 0 1 3 की भी इनर प्रोडक्ट 0 आ गई। और जब आपने इनर प्रोडक्ट यहाँ पर ली, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस वाई प्लस 2 जी इज इक्वल टू 0 आ गया। और दूसरी आपकी इक्वेशन आ गई y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, आप इन्हें सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी है आप कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू -3z सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 वी गेट x माइनस 3z प्लस 2z इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x इज इक्वल टू z। दस एक्स वाई जी किसके इक्वल आएंगे, x आ गया आपके पास z के इक्वल, y आपके पास आ गया -3z के इक्वल और z आपके पास आ गया z के इक्वल। तो अगर हम z को कॉमन ले लें तो 1 -3 और 1, सो 1 -3 1 इज़ अ वेक्टर सेटिस्फाइंग बोथ 1 and 2। नाउ नॉर्म ऑफ 1 -3 1, क्यों नॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, इसलिए हम इसका नॉर्म फाइंड करेंगे। नॉर्म फाइंड करने के लिए क्या है, आपने हर कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। 1 + 9 + 1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 और इसको फिर डिवाइड कर देंगे। द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज़ 1/√11 -3/11 एंड 1/√11, राइट। तो आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो गए, यूनिट वेक्टर के बारे में भी बात हो गई और कैसे यूनिट वेक्टर जो ऑर्थोगनल है, आज का जो आपका टॉपिक था डेफिनेशन की, उस कैसे वो फाइंड आउट करने हैं, या ये कैसे पता चलाना है कि दो जो हैं वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगनल हैं या नहीं। जस्ट आपने उनकी इनर प्रोडक्ट लेनी है और अगर वो 0 आ जाती है इट मीन्स दे आर ऑर्थोगनल टू ईच अदर, राइट।
नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम. A set S is equal to ui, I belongs to I, मतलब इसमें I belongs to I का क्या मतलब है, इंडेक्स वेक्टर. एक आपके पास सेट है जिसमें u1, u2, u3 so on वेक्टर्स हैं. In an inner product space V, a set S of vectors in an inner product space V over R is said to be an orthogonal system if its distinct vectors are orthogonal. That is, if ui uj's inner product is equal to 0 for all ui uj belongs to S, I is not equal to j, S is said to be an orthonormal system. चलो ऑर्थोनॉर्मल से पहले आप ऑर्थोगोनल की तरफ आएँ. एक सेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस V का, मतलब उसका कोई भी, उसमें से कोई सेट लिया आपने, उसको हम ऑर्थोगोनल सिस्टम तब कहेंगे जब उस सेट के डिस्टिंक्ट वेक्टर्स, मतलब अलग अलग, u1 को u1 से नहीं मल्टीप्लाई करना, u1 को u2 से, u2 को u3 से या u5 से, मतलब इस तरह डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट, उनकी जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए, यानी वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए एक दूसरे पर. तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है. S is said to be an orthonormal system if ui uj का जो इनर प्रोडक्ट है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा आई जे, वेयर डेल्टा ई जे इज़ इक्वल टू 1 इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे एंड 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे. यानी ऑर्थोगोनल सिस्टम के लिए हमारे पास सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर हम u1 और u2 की हमने इनर प्रोडक्ट ली तो इट इज़ इक्वल टू 0, राइट, डिफरेंट की. लेकिन जब हम अच्छा, और अगर हम सेम की लेते हैं, u1 की इनर प्रोडक्ट लेते हैं u1 के साथ ही, तो इसका आंसर क्या आए, इसका आंसर आए आपके पास 1, राइट. अगर डिफरेंट की लें तो 0 आ जाए, और अगर सेम की लें इनर प्रोडक्ट तो आंसर 1 आ जाए. तो ऐसे सिस्टम को ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कहते हैं. और जिसमें सिर्फ ये पहली वाली हो, दूसरे वाली ज़रूरी नहीं है, उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम. मतलब ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, राइट. Next, the Gram-Schmidt process given a basis v1, v2, so on up to vn of an inner product space V over R, an orthonormal basis u1, u2, so on up to un of V can be constructed as follows. Step 1 क्या है? Let u1 is equal to v1 over v1 का नॉर्म. ग्राम श्मिट प्रोसेस क्या है? आपने बेसिस फाइंड आउट करनी है. आपको एक बेसिस गिवन है v1, v2, v so on up to vn of an inner product space v over r, और आपने इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है v के वो फाइंड करने हैं. तो वो किसके, u1, u2 so on up to un. तो इसका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम दिया है द ग्राम श्मिट प्रोसेस, क्योंकि उसी ने निकाला था. प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं. तो u1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? u1 इज़ इक्वल टू v1 ओवर v1's नॉर्म, एंड लेट w2 इज़ इक्वल टू v2 माइनस v2 u1's inner product and u1, and u2 is equal to w2 over w2's norm. मतलब आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करनी है. उसके लिए u1 तो सिंपली आपके पास आ गया v1 ओवर v1 का नॉर्म,
और U2 किसके इक्वल आएगा, W2 ओवर W2 का नॉर्म, वेयर W2 किसके इक्वल है, V2 माइनस V2 U1 की इनर प्रोडक्ट स्पेस मल्टीप्लाई बाई U1 एंड नाउ W3 किसके इक्वल आएगा, V3 माइनस V3 U1 की प्रोडक्ट माइनस V3 U2 इनर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई U2। अच्छा, अब इसमें एक सिमेट्री सी है, मतलब जब हम W2 की बात कर रहे हैं तो ये देखें V2 है और साथ V2 और U1 की इनर प्रोडक्ट और साथ U1 से मल्टीप्लाई करना, अगेन V3 है तो इसी तरह अगर हम V4 V5 या सो ऑन अप टू Vn करना चाहते हैं तो आपने Vn से लेकर 1 तक आपने जाना है इसको, या 1 से लेकर आप n-1 तक कह लेंगे जाना है, तो जैसे भी आपको आसान लगे इस तरह से आपने इसको याद करना है, इनर प्रोडक्ट लेनी है और उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई भी कर देना है। और जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिंपल, और मल्टीप्लिकेशन यही होती है ना, वेक्टर्स में मल्टीप्लाई करना यही होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिसेस तो नहीं है जो डिफरेंट हो, राइट। The set U1, U2 so on up to Un is orthonormal, hence linearly independent, and span U1, U2 so on up to Un is equal to span of V2 so on up to Vn, राइट। अच्छा, इसमें यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, हर ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और ये भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और जो U1 U2 सो ऑन अप टू UN का स्पैन है वो स्पैन ऑफ V1 V2 सो ऑन अप टू Vn के इक्वल होगा, राइट। ये ग्राम श्मिट प्रोसेस से बेसिस फाइंड आउट आगे क्वेश्चंस में करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसकी। जी, पहला क्वेश्चन है, शो दैट 1101 इज़ अ बेसिस फॉर ऑफ R2 यूजिंग द ग्राम श्मिट प्रोसेस, फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R2। अब इसमें पहले शो भी करना है कि ये जो है वो बेसिस है R2 के लिए या नहीं, जो यानी आपके जो पिछले लेक्चर्स थे, बेसिस वाला लेक्चर था उसमें आपने बताना, उसकी रिवीजन हो जाएगी, और साथ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी फाइंड आउट करनी है। तो लेट एक्स वाई बेसिस का यही तरीका था कि आपने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेना है R² का, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 एंड S इज़ इक्वल टू 1 1 और 0 1, ठीक है। चेक कर रही थी कि वीडियो चल रही है जी। S इज़ इक्वल टू 1 1 0 1, कंसिडर एक्स वाई इज़ इक्वल टू, यानी एक्स वाई को हम अगर लिख सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 1 0 1, तो इसका मतलब ये एक तो लीनियर कम्बिनेशन भी लिख सकें, और दूसरा इन बेसिस के लिए भी ज़रूरी होता है कि बेसिस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, राइट। तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू A इंटू 1 1 प्लस B इंटू 0 1, तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू A प्लस B आ गया, एम्प्लॉयज़ दैट A इज़ इक्वल टू X एंड A प्लस B इज़ इक्वल टू Y, तो Y इज़ इक्वल टू X plus B and B is equal to Y minus X. So the linear combination exists as 1 1 0 1 can be written as a linear combination of A and B, so that so the set S is spanning set of for R². Now for linear independence, अब ये भी चेक करना है कि क्या ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर होगा तभी ये इसकी बेसिस होगी। तो लीनियरली इंडिपेंडेंस के लिए भी आप एक लीनियर कम्बिनेशन को इज़ इक्वल टू 0 रखते हैं, A इंटू 1 1 प्लस B इंटू 0 1 इज़ इक्वल टू 0, और अगर A और B 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नहीं। तो इसको सॉल्व किया तो ये देख लें आपके पास आ गया कि हेंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। और वो दूसरा जो यहाँ पर मेथड्स किया हुआ है, जो रैंक फाइंड आउट करने का भी आपको तरीका कराया था, लेकिन आप यही वाला करें, आसान भी है, और मतलब ये हम यूज़ करते रहते हैं इसको ज़्यादा, तो इसी मेथड से आप इसको कर लें। सो S इज़ अ स्पैनिंग सेट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो S इज़ बेसिस फॉर R2, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन का आधा हिस्सा, शो दैट 1 1 0 1 इज़ अ बेसिस फॉर ऑफ R2। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, यूजिंग द ग्राम श्मिट प्रोसेस फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R2। ग्राम श्मिट प्रोसेस जो पिछली स्लाइड में आपको बताया,
उसे आपने याद करना है उन फार्मूलाज़ को, आसान सा ही फार्मूला, और उसे यूज़ करते हुए आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करने हैं आर स्क्वायर के लिए। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर स्क्वायर आर टू बाई ग्राम श्मिट प्रोसेस, लेट V1 इज इक्वल टू 1 1, V2 इज इक्वल टू 0 1, ये बेसिस है आर टू के। और अब आपने U1 U2 फाइंड आउट करना है। और U1 के लिए क्या है, V1 ओवर V1 का नॉर्म, यानी 1 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2। अब आपको पता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है, नॉर्मलाइज हो गया ना एक किस्म का, तो यूनिट वेक्टर है। इसी तरह जो U2 निकालेंगे वो भी यूनिट वेक्टर होगा। और ये U1 और U2 की जो प्रोडक्ट आप लेंगे उसका आंसर ज़ीरो, इनर प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है और ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, ठीक है। तो U2 इज़ इक्वल टू W2 ओवर W2 का नॉर्म। अब W2 फाइंड आउट करना है। W2 क्या है, V2 माइनस V2 U1। अब V2 और U1 की इनर प्रोडक्ट लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V2 क्या था 0 1 माइनस 0 1 इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2, इनकी इनर प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2। जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करना है, इनर प्रोडक्ट लेनी है, तो 0 को आपने 1 ओवर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अंडर रूट 2, और ये इसका आंसर क्या आ गया, 1 ओवर अंडर रूट 2। इनर प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर नहीं आता, इनर प्रोडक्ट का आंसर हमेशा कोई फील्ड का आता है, और फील्ड यहाँ तो रियल नंबर होगी, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, तो आपका इनर प्रोडक्ट का जो आंसर है वो आपका कभी भी वेक्टर नहीं आता, राइट। तो एक स्केलर क्वांटिटी आ गई 1 ओवर अंडर रूट 2, इसको आपने इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस कर देना है, माइनस का भी आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करते हैं। तो ये आपके पास आ गया W2 इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2, और W2 का जब आपने नॉर्म लिया तो इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 इज़ इक्वल टू 1 ओवर, दिस इज़ इक्वल टू 2 ओवर 4 आना था ना, वो 1 ओवर 2 आ जाएगा और 1 ओवर अंडर रूट 2 आएगा उसमें से निकल के स्क्वायर रूट जब आप लेंगे। अब U2 किसके इक्वल था, W2 ओवर W2 का नॉर्म, नॉर्म भी निकाल लिया, W2 भी निकाल लिया, U2 भी आ गया, और क्योंकि R2 ही है इसलिए दो ही होंगे वेक्टर्स U1 और U2, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नाउ U2 इज़ इक्वल टू दिस, thus the orthonormal basis is, these are the orthonormal basis। अब क्योंकि ग्राम श्मिट प्रोसेस आपने निकाले, आपने इसको चेक नहीं करना कि बेसिस हैं या नहीं, लेकिन ये बेसिस हैं। और जो पहली थी गिवन थी उसको आपने चेक करना था पहले कि क्या वो बेसिस है या नहीं है, फिर ग्राम श्मिट प्रोसेस से आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड आउट करने थे। और ये उसका, ये जितना फार्मूला थोड़ा लगता है कि मुश्किल है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है आसान ही हैं। 33 मिनट्स। सेकंड, ये किसका हिस्सा, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, मतलब ये एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें आपको R3 की बेसिस गिवन है, यानी आप 3 वेक्टर्स गिवन है, आपने बताना है 3 वेक्टर्स का एक सेट गिवन है, आपने बताना है कि ये बेसिस है R3 की, शो करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर R3। तो ये जो शो करने का है वो मैंने नहीं किया, वो आपने ख़ुद सॉल्व करना है। उसके अलावा ग्राम श्मिट का जो है प्रोसेस वो गिवन है, बेहतर होगा आप इसे ख़ुद, पिछला क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लिया और इस क्वेश्चन को ख़ुद सॉल्व करें और फिर अपने आंसर्स को टैली कर लें कि क्या आपने ठीक से सॉल्व किया। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। अब
आई नो मैथ्स को समझना और समझाना दोनों चीज़ें जो हैं ऑनलाइन क्लासेस में और ये स्लाइड्स की हेल्प से बहुत मुश्किल है, और अगर वीडियो लेक्चर तो वो उसकी वो इतना ज़्यादा हो जाता है उसकी, क्या उसको कहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि उसको मैं राइट करूँ और फिर वीडियो बनाऊँ और उस तरह से, क्योंकि इतने लंबे फिर तो अगर मैं इस तरह से आपको लिख कर करवाने लगूँगी तो एक आध क्वेश्चन ही होगा फिर पूरे 35 मिनट्स में। तो एक और क्वेश्चन है, शो दैट, ये आपको गिवन है कि इज़ अ बेसिस ऑफ R3 फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R3 यूजिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस। तो यहाँ पर भी मैं टाइम देखती हूँ जी, नहीं तकरीबन 36 मिनट्स होने वाले हैं। चलें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक गिवन है, आपके पास सेट है और आपने शो करना है कि बेसिस है R3 के या नहीं। तो उस बेसिस शो करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो ये कि एवरी एलिमेंट ऑफ R3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ these vectors and this set is linearly independent। मतलब इसका जो कम्बिनेशन होगा लीनियर कम्बिनेशन, अगर वो उसका वो ज़ीरो है तो इट मीन्स स्केलर सारे ज़ीरो होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की डेफिनेशन अच्छी तरह से करवाई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए थे, होपफुली आपको आती होगी, और फिर बेसिस में भी उसकी रिवीजन हो गई। तो ये है S इज़ इक्वल टू सेट गिवन है, आपने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेना है R3 का, उसको लीनियर कम्बिनेशन ABC की प्रोडक्ट और ऐड लिख दिया, फिर आपने 3 इक्वेशंस बना ली। सेम ऐसे क्वेश्चंस बेसिस वाले टॉपिक में किए हैं, और फिर उसके मैंने आपको मेथड्स भी सिखाए थे, 3 मेथड सिखाए थे कि आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मैट्रिसेस वाले मेथड से भी XYZ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली आपने किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ABC की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आप जो है ABC की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेंगे, और ABC की वैल्यूज़ आपने XY की फॉर्म में निकाल लेनी है। तो A इज़ इक्वल टू C/2 माइनस वाई आ गया, C इज़ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस Z/2 आ गया। मतलब ये जो वर्किंग है ये आप देख लें यहाँ से, लेकिन बेहतर मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ कि प्रैक्टिस अपने हाथ से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और इस तरह से एक्सप्लेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है आपने, और आपने जो है ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, किसकी फॉर्म में, XYZ की फॉर्म में। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसका मतलब कि R3 का हर एलिमेंट इनकी फॉर्म इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, आपने चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा तभी क्वेश्चन जो है अब आगे चलेगा, और ग्राम श्मिट आप प्रोसेस से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालेंगे। तो जी, तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वाला प्रोसेस भी मैंने स्किप कर दिया, वो आपने ख़ुद से सॉल्व करना है, और टाइम भी आपके लेक्चर का जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा जो है आपका लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये था आज का लेक्चर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल सिस्टम और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम हमने डिस्कस किए, और ग्राम श्मिट प्रोसेस से हम लोगों ने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी फाइंड आउट करना सीखे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।